लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय विचारक। भारतीय विचारकों में आज हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को हम प्यार से बापू के नाम से पुकारते थे, बापू कहकर पुकारते थे। इनके जीवन दर्शन के बारे में बात करें तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी राजकोट में दीवान थे। इनके माता के विषय में बात करें तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और गृहिणी थी। यदि महात्मा गांधी जी के शिक्षा के विषय में बात करें तो गांधी जी ने मैट्रिक पास करने के बाद श्यामल दास कॉलेज भावनगर में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश किया, जहां पर उनका बहुत मन नहीं लगा। इसके बाद वह बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और उन्होंने इंग्लैंड जाकर बैरिस्ट्री मतलब कानून की डिग्री हासिल की। गांधी जी का जीवन बड़ी सरलता, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। गांधी जी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के पितृभक्ति नाटक से बहुत ही प्रभावित थे। उस नाटक को देखकर गांधी जी इतना प्रभावित थे कि उन्होंने एक बार स्कूल की घटना है, स्कूल में इंस्पेक्टर महोदय विजिट करने आए हुए थे। गांधी जी को सुलेख बोला गया। गांधी जी ने सुलेख में कुछ गलतियां की थी। इनके गुरु ने इनसे कहा कि आप अगले छात्र से, इशारा किया कि अगले छात्र से देखकर वो सही कर लें। गांधी जी ने सही नहीं किया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद गुरु जी ने गांधी जी से पूछा कि मेरे इशारा करने के बाद भी या मेरे कहने के बाद भी आपने इसे सही क्यों नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि मैं ऐसा करता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। इस प्रकार से इनके गुरु गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। गांधी जी अपने जीवन काल में एक अच्छे स्टूडेंट थे, मेधावी स्टूडेंट के रूप में माने जाते थे। 13 वर्ष की आयु में गांधी जी का विवाह कस्तूरबा गांधी के साथ हो गया था। उस समय वो हाई स्कूल में थे, किंतु उसी समय बुरी संगति में आकर गांधी जी ने मांस और मदिरा का सेवन किया। बाद में इन्हें पछतावा हुआ और इन्होंने अपने पिता को पत्र द्वारा सूचित किया कि मेरे द्वारा यह अपराध हो गया है। पिताजी ने इन्होंने जब सूचना दी तो पिताजी ने माफ कर दिया, लेकिन इससे इन्होंने दोबारा कभी भी इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया। जब गांधी जी बैरिस्ट्री की शिक्षा के लिए इंग्लैंड जा रहे थे, उस समय इनकी माता ने इनसे कहा था कि आपको नैतिकता और अध्यात्म के राह पर चलते हुए किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहना है, क्योंकि इंग्लैंड की जो संस्कृति है वह हमारे यहाँ से भिन्न है। क्योंकि उस समय इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनकी माताजी ही इनका कुशल निर्देशन कर रही थी। गांधी जी के जीवन में आगे यदि हम बात करें तो 1893 ईस्वी में एक कानूनी लड़ाई के पक्ष में ये एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाकर इन्होंने वहां पर टालस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टालस्टॉय आश्रम में रहते हुए इन्होंने वहां जो दक्षिण अफ्रीका के काले लोग थे उनका शोषण हो रहा था अंग्रेजों द्वारा। निग्रो लोगों का शोषण हो रहा था अंग्रेजों द्वारा। इन्होंने उनके शोषण में या उनके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के जो वासी थे उनके लिए इन्होंने कई कानूनी लड़ाइयां वहां पर लड़ी। इसके बाद 1914 ईस्वी में यह भारत आ गए। उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था। भारत आकर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। पूरे देश का इन्होंने भ्रमण किया, पूरे देश की स्थिति देखी इन्होंने। यह बहुत द्रवित हुए और पूरी तरह से इन्होंने
स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को समर्पित कर दिया। गांधी जी एक उच्च घराने से थे, किंतु भारत की दुर्दशा देखकर, भारत की गरीबी देखकर इन्होंने भी अपने भारतवासियों की तरह ही कपड़े न पहनने का मन बना लिया था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय विभिन्न अलग अलग विचारधाराओं के कारण नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस प्रकार से यह महान संत, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक हमारे बीच से चला गया। गांधी जी के जो भारत देश के लिए अपार स्नेह और उन्होंने अपार बलिदान दिया, इसीलिए हम गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। अब यदि हम गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बात करें तो पहला है बिंदु है शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षा को उत्पादन से जोड़ देंगे तो जो छात्र होंगे वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा और शिक्षा के साथ साथ जो उसमें लागत आ रही वह भी निकलती रहेगी। इसके बाद है क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया जाए। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा में छात्र को किसी न किसी एक शिल्प को जरूर सीखना चाहिए, जिससे वह क्रियात्मक रूप से सक्रिय रहेगा। तीसरा बिंदु है शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि छात्र का विकास मातृभाषा में ही संभव है, क्योंकि मातृभाषा हम अपने परिवार में ही सीख लेते हैं और यदि हम उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करें तो हम ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद था बालक का सम्यक विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। गांधी जी का कहना था कि किसी भी एक पक्ष पर केवल बल दिया जाना सही नहीं है। उनका मानना था कि बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक आज सभी पक्षों पर बल दिया जाना चाहिए, तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। इसके बाद है 5वां पॉइंट है शिक्षा सत्य, अहिंसा एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा है वह हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करे, साथ ही आध्यात्मिक मूल्यों को हमें आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही हम बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ। गांधी जी का कहना था कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे। सर्वांगीण मतलब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक सभी पक्षों में विकास करे, वही शिक्षा सर्वोत्तम है। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हुए कहा है, पहला है संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य। गांधी जी का कहना था कि बालक का संतुलित विकास होना चाहिए, किसी भी एक पक्ष पर बल दिया जाना सही नहीं है। इसके बाद है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। गांधी जी का मानना था कि ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं है जो बालक को रोटी, कपड़ा, मकान या उसकी आवश्यक जो भी जरूरतें हैं उनको प्राप्त करने में सहायक ना हो। शिक्षा ऐसी हो जिससे जीविकोपार्जन हो। इसीलिए उन्होंने किसी भी एक शिल्प को बल दिया कि छात्र अपने शिक्षण में एक शिल्प को शामिल करे और एक शिल्प की शिक्षा ग्रहण कर ले, जिससे आगे भविष्य में वो जीविकोपार्जन कर सके। इसके बाद अगला उद्देश्य था नैतिक व आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। गांधी जी का मानना था कि बालक का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है, क्योंकि बालक को विद्यालय में ही सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर और अध्यात्म के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। विद्यालय वह केंद्र है जहां पर यह संभव है। इसके बाद है सांस्कृतिक उद्देश्य। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा संस्कृति का केंद्र है। शिक्षा के माध्यम से ही संस्कृति को संरक्षित किया जा सकता है, संस्कृति को आगे हस्तांतरित किया जा सकता है, और शिक्षा के माध्यम से ही जो हमारा पहनावा है, रहन सहन है, खान पान है, हमारी जो भी हमारी संस्कृति है उसे हम संरक्षित कर सकते हैं, उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, अगली पीढ़ियों में उसे हम हस्तांतरित कर सकते हैं। इसके बाद है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा ही हमें मुक्ति दिलाती है।
चाहे वह राजनैतिक दासता से मुक्ति हो, चाहे सामाजिक दासता से मुक्ति हो, चाहे आर्थिक दासता से मुक्ति हो, चाहे इस समाज या इस संसार से मुक्ति की बात हो, वह केवल शिक्षा द्वारा ही संभव है और शिक्षा ही हमें इस संसारिक जीवन से मुक्ति दिला सकती है। इसके बाद है शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य है कि वह हमें नैतिकता का मार्ग प्रशस्त करे और हमें वास्तविकता का ज्ञान कराए या हमें उस ईश्वर का साक्षात्कार कराए जिसने हमें जन्म दिया है। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम। गांधी जी ने पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से बुनियादी शिक्षा में उल्लेखित किया है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा आज भी बहुत ही भारत की शिक्षा के लिए या भारत के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। उन्होंने पाठ्यक्रम को विभिन्न खंडों में बांटा है। पहला है आधारभूत शिल्प। आधारभूत शिल्प के अंतर्गत कृषि, कताई, बुनाई, लकड़ी का काम, धातु का काम, चमड़े का काम आदि को शामिल किया गया था। इसके बाद है मातृभाषा। गांधी जी का कहना था कि बालक को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। मातृभाषा में यदि शिक्षा हम प्रदान करेंगे तो बालक उसे जल्दी सीख सकेगा और उसे सीखने में कठिनाई नहीं होगी। इसके बाद गणित। गांधी जी का मानना था कि गणित के द्वारा उसे व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा और उसे व्यापार या किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय आदि में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। इसके बाद समान विज्ञान। गांधी जी ने जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि पर भी बल दिया, क्योंकि सामान्य विज्ञान बालक को जानना आवश्यक है। फिर है कला। कला में उन्होंने ड्राइंग और संगीत को शामिल किया था। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में गांधी जी ने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पर बल दिया। इसके बाद है हिंदी। गांधी जी का मानना था कि जिन प्रदेशों में या जिन क्षेत्रों में मातृभाषा हिंदी नहीं है वहां पर हिंदी को विद्यालय में शामिल करना चाहिए और छात्रों को हिंदी की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके बाद है शारीरिक शिक्षा। गांधी जी का मानना था कि बालक का सर्वांगीण विकास संभव तभी है जब उसके सभी विभिन्न पक्षों पर बल दिया जाए। इसीलिए उन्होंने शारीरिक शिक्षा पर भी बल दिया, जिसमें उन्होंने खेल कूद और व्यायाम को शामिल किया था। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि। गांधी जी ने शिक्षण विधि पर बल देते हुए कहा, पहला पॉइंट उनका मानना था कि अनुभव द्वारा सीखना। गांधी जी का मानना था कि अनुभव व्यवहार में स्थायी होता है। यदि बालक एक बार किसी भी कार्य को करके सीख लेता है तो वह व्यवहार स्थायी हो जाता है, जो आगे चल के भविष्य में उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। इसलिए किसी भी सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसका अनुभव भी होना जरूरी है। इसके बाद अगली विधि थी क्रिया द्वारा सीखना। गांधी जी का मानना था कि करके सीखने पर बल देना चाहिए। जब बालक क्रिया द्वारा सीखता है तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। इसके लिए उन्होंने किसी न किसी एक शिल्प को अवश्य विद्यालय में जोड़ दिया था छात्र के अध्ययन में, ताकि वह कोई न कोई क्रिया करते हुए अध्ययन कार्य करे। इसके बाद है शारीरिक अंगों का विवेकपूर्ण प्रयोग। गांधी जी का कहना था कि हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां, मतलब आंख, कान, नाक, त्वचा, ये सब अंग हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और इनके माध्यम से यदि हम शिक्षण करते हैं तो बालक का ज्ञान स्थायी होगा और उसे सीखने में ज्यादा सहायता मिलेगी। इसके बाद है सीखने की प्रक्रियाओं में समन्वय। गांधी जी का मानना था कि सीखने की प्रक्रिया है उसमें समन्वय होना चाहिए। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को जोड़ते हुए छात्र को अध्ययन कराना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा में संबंध स्थापित कर सीखना। गांधी जी का मानना था कि मनन, चिंतन, स्मरण आदि पर बल देते हुए उनको समन्वित करके शिक्षण किया जाना चाहिए। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षक। गांधी जी शिक्षक को महत्व प्रदान करते थे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षक चरित्रवान और आदर्श के मार्ग पर प्रशस्त होने वाला होना चाहिए, मतलब आदर्श का मार्ग छात्रों को प्रशस्त करे। इसके साथ ही शिक्षक और छात्र का मित्रवत संबंध हो,
शिक्षक छात्र की सभी समस्याओं का या सभी शंकाओं का निवारण करने वाला होना चाहिए। साथ ही शिक्षक सदैव आदर्श को प्रस्तुत करें और छात्र की कठिनाइयों का यथासंभव समाधान करें। इसके बाद छात्र की बात करें तो गांधी जी का मानना था कि छात्र को विद्यालय में गुरु के पास जाकर किसी न किसी प्रकार से किसी एक शिल्प को ग्रहण करते हुए मन लगाकर स्वकेंद्रित होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ ही उनका मानना था कि छात्र को नैतिक और चारित्रिक रूप से सबल होना चाहिए। इसके बाद बात करें विद्यालय की तो गांधी जी का मानना था कि विद्यालय वह स्थान है जहां पर बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है और समाज के लिए विद्यालय ही आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए विद्यालय में ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए ताकि वह बालक की रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं का संपूर्ण विकास कर सके। इसके बाद है अनुशासन। गांधी जी का मानना था कि स्व अनुशासन पर बल देना चाहिए। छात्र यदि आत्म अनुशासित होंगे तो वह व्यवहार को करने में कठिनाई महसूस नहीं करेंगे और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई भी कार्य उन पर थोपा जा रहा है। इस अनुशासन पर गांधी जी ने कई घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें उनका मानना था कि यदि हम स्वयं अनुशासित हो जाएं तो अगला व्यक्ति हमें देखकर अनुशासित होगा। और यहाँ शिक्षक का कार्य है कि वह आदर्श प्रस्तुत करे, छात्र स्वयं अनुशासित होंगे या स्वयं प्रेरित होकर उसका अनुसरण करेंगे। इसके बाद है साहित्य सृजन। साहित्य सृजन के बारे में बात करें तो गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। इसके साथ ही पत्र पत्रिकाओं में यंग इंडिया और हरिजन, इनके फेमस पत्र पत्रिकाएं हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं। तो आज हमने पढ़ा गांधी जी के बारे में, गांधी जी का जीवन परिचय और उनका शिक्षा दर्शन। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अन्य विचारक के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।